Hey guys, welcome back to my channel. Hope you all are doing good. So today we'll discuss about schizophrenia. It is one of the most important topics which is covered under mental health nursing. Today we'll discuss about it. So we'll see about the introduction, definitions, incidence, etiology, prognostic factor and risk factor in this part of our video, and the rest of the portions will be covered in our next part. So let's begin. So, the introduction of schizophrenia. Schizophrenia is a group of severe mental disorders characterized by reality distortions resulting in unusual thought patterns and behaviors. तो बेसिकली सिजोफ्रेनिया है क्या? ये ग्रुप ऑफ सीवियर मेंटल डिसऑर्डर्स है जो एक पर्सन को होता है. इसमें क्या होता है, पर्सन जो उसकी रियलिटी होती है उसको वैसे ना परसीव करके उसे डिस्टॉर्शंस में परसीव करता है, यानी कि पीसेस में परसीव करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसके जो थॉट पैटर्न्स होते हैं, बिहेवियर्स होते हैं, वो थोड़े अल्टर हो जाते हैं. Because there is often little or no logical relationship between the thoughts and feelings of a person with schizophrenia. क्योंकि देखिए, जो schizophrenia वाला पेशेंट होता है उसके जो थॉट्स और फीलिंग्स होती है उसमें या तो बहुत ही कम या फिर कोई लॉजिकल रिलेशनशिप प्रेजेंट ही नहीं होता है, कि मीन्स वो क्या सोच रहा है और उस हिसाब से क्या कर रहा है वो कभी मैच नहीं होता है, क्योंकि वो कुछ भी सोचता है और कुछ भी कर देता है. ठीक है. द डिसऑर्डर हैज़ ऑफन बीन कॉल्ड स्प्लिट पर्सनैलिटी. तो इस डिसऑर्डर को इस वजह से स्प्लिट पर्सनैलिटी भी बोला जाता है. हाउ एवर द कंडीशन शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद मल्टीपल पर्सनैलिटी. हाँ, आप इसको मल्टीपल पर्सनैलिटी से कंफ्यूज नहीं कर सकते, क्योंकि मल्टीपल पर्सनैलिटी इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड स्प्लिट पर्सनैलिटी इज़ अ डिफरेंट थिंग, which is disorder in which the individual has two or more distinct personalities that dominate at different time. क्योंकि जो मल्टीपल पर्सनैलिटी होती है उसमें क्या होता है कि जो पेशेंट होता है ना, उसकी जो 2 या 3 या मोर पर्सनैलिटीज़ होती हैं जो कि अलग अलग टाइम पे उस पर डोमिनेंट हो जाती है. कभी वो ज़्यादा सैड पर्सनैलिटी डोमिनेंट होती है, कभी ओवर एक्टिव पर्सनैलिटी डोमिनेंट होती है, बट सिजोफ्रेनिया में ऐसा कुछ भी नहीं होता है. ठीक है. नेक्स्ट, schizophrenia is considered the most common and disabling of the psychotic disorder. जो सिजोफ्रेनिया होता है वो मोस्ट कॉमन है, ठीक है, और मोस्ट डिसेबलिंग भी है, क्योंकि ये एक साइकोटिक डिसऑर्डर है. हमारे जो साइकोटिक डिसऑर्डर है ये एक जो पर्सन को काफ़ी ज़्यादा हार्म करता है, ऑल्दो इट इज़ अ साइकेट्रिक डिसऑर्डर, क्योंकि ये एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर है. ठीक है. इसमें आपके जो है हार्मोनल न्यूरोट्रांसमीटर्स का अल्टरेशन होता है, दैट इज़ वाई इट इज़ साइकोटिक. ठीक है. इसमें क्योंकि देर इज़ टू डिफरेंशिएशन, दैट इज़ साइकोटिक एंड न्यूरोटिक. जो न्यूरोटिक होता है उसमें आपकी ब्रेन की सेल्स इन्वॉल्व होती हैं, वो ब्रेन डैमेज की वजह से होता है, बट साइकोटिक इज़ नॉट दैट. साइकोटिक आप बाद में डेवलप करते हैं, ये आपकी न्यूरोट्रांसमीटर का अल्टरेशन होता है, आपके ब्रेन पे, इस पे ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो कभी डैमेज नहीं होता है. तो इसीलिए ये एक, ऑल्दो इट इज़ अ साइकोटिक कंडीशन, इट सीम्स फ्रॉम अ साइकोलॉजिक मेल फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन. ये ब्रेन की साइकोलॉजिकल मेल फंक्शनिंग की वजह से होता है. दिस ऑर्डर अफेक्ट ऑल रेसेस. ठीक है. ये सब में होता है एंड इज़ मोर प्रेवलेंट इन मेन देन इन वुमेन. और ये जो है मेंस में ज़्यादा देखा जाता है रेदर देन विमेन. नो कल्चरल ग्रुप इज़ इम्यून एंड पर्सन्स विद इंटेलिजेंस क्वेश्चंस ऑफ द जीनियस लेवल आर नॉट स्पेयर्ड. इसमें क्या होता है कि ये ऐसा नहीं है कि एक कल्चरल ग्रुप के लिए वो इम्यून है कि इस कल्चरल ग्रुप को कभी सिजोफ्रेनिया नहीं हो सकता. ऐसा कभी नहीं होता है, किसी को भी हो सकता है. और जो पेशेंट काफ़ी ज़्यादा, मतलब कुछ जो लोग काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट भी होते हैं ना, उन्हें भी सिजोफ्रेनिया हो जाता है. सो सिजोफ्रेनिया occurs ट्वाइस एज ऑफन इन पीपल हु आर अनमैरिड. ठीक है. सिजोफ्रेनिया क्या है, जो है आपका अनमैरिड पे 2 बार होता है, एंड अनमैरिड और डाइवोर्स्ड पीपल में एज इन दोज हु आर मैरिड और विडोड. ठीक है. उनके कंपैरिजन में जो मैरिड और विडोड होते हैं. ठीक है. पीपल विद सिजोफ्रेनिया आर मोस्ट लाइकली टू बी मेंबर्स ऑफ लोअर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप. जिन लोगों को सिजोफ्रेनिया होता है वो लोग ज़्यादातर लो सोशल इकोनॉमिक ग्रुप के रहने वाले होते हैं या बिलोंग करते हैं लो सोशल इकोनॉमिक ग्रुप्स को. इन 1896 में एमिल क्रेपलिन, ओरिजिनली कॉल्ड सिजोफ्रेनिया डिमेंशिया प्रिकॉक्स. ठीक है. 1896 में एमिल क्रेपलिन ने ओरिजिनली सिजोफ्रेनिया को डिमेंशिया प्रिकॉक्स बोला था, जिसका मीनिंग होता है मैडनेस ऑफ द यंग. ठीक है. टू डिफ्रेंशिएट इट फ्रॉम द मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस, क्योंकि उन्हें इसे मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस से अलग करना था, इसलिए उन्होंने इसको नाम दिया डिमेंशिया प्रिकॉक्स. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हेलुसिनेशन एंड डिल्यूजन्स, क्योंकि इसमें हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन प्रेजेंट होते हैं. देन
द टर्म सिजोफ्रेनिया वॉज कॉइन्ड बाय अ जर्मन साइकेट्रिस्ट यूजिन ब्ल्यूअर। ठीक है, जो सिजोफ्रेनिया की टर्म है वो आपकी जर्मन साइकेट्रिस्ट यूजिन ब्ल्यूलर ने करी थी फाइंड आउट इन 1908 and was intended to describe the separation of function between personality, thinking, memory and perception। और उन्होंने क्या किया था, पर्सनैलिटी, थिंकिंग, मेमोरी और परसेप्शन के बीच का डिफरेंस शो करने के लिए ये टर्म दी थी। ही डिफाइंड द डिसऑर्डर थ्रू द प्रेजेंस ऑफ टू ग्रुप्स ऑफ सिम्टम। उन्होंने क्या कहा था, जो उन्होंने डिसऑर्डर को डिफाइन किया था, उन्होंने कहा था उसमें टू ग्रुप्स ऑफ सिम्टम आते हैं, फर्स्ट इज प्राइमरी एंड देन सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी सिम्टम में आपके आते हैं 4 A's, दैट इज अफेक्ट, ऑटिज्म, इम्पेयर्ड एसोसिएशन ऑफ आइडियाज एंड एम्बीवेलेंस। ठीक है, और सेकेंडरी सिम्टम में डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशन, डिसऑर्गेनाइज्ड एंड इडियोसिंक्रेटिक स्पीच। So, affective disturbance refers to the person's inability to show appropriate emotional responses। जो आपका affective disturbance होता है उस पर क्या होता है, जो पेशेंट होता है वो अप्रोप्रिएट इमोशनल रिस्पॉन्स नहीं शो कर पाता है किसी भी कंडीशन के लिए। देन सेकंड, ऑटिस्टिक थिंकिंग। ऑटिस्टिक थिंकिंग में क्या होता है, द थॉट प्रोसेस इन विच द इंडिविजुअल इज अनेबल टू रिलेट टू अदर्स और टू द एनवायरनमेंट। ऑटिस्टिक थिंकिंग में क्या होता है, जो पर्सन होता है आपका वो दूसरों से अपने आप को रिलेट नहीं कर पाता है और ना ही अपने इन्वायरमेंट से अपने आप को रिलेट कर पाता है। देन इज ambivalence। Ambivalence refers to the contradictory or opposing emotion, attitudes, ideas or desire for the same person, thing or situation। Ambivalence में क्या होता है कि सेम पर्सन, सेम थिंग या सेम सिचुएशन के लिए उसके मन में कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज़ आ जाएंगे, इमोशंस आएंगे। ठीक है, वो उससे उल्टा ही सोचेगा मतलब। देन लूजनेस ऑफ एसोसिएशन, इसमें क्या, इट इज़ द इनएबिलिटी टू थिंक लॉजिकली। इसमें जो पर्सन होता है ना वो लॉजिकली नहीं सोच पाता है। आइडियाज एक्सप्रेस्ड हैव लिटिल इफ एनी कनेक्शन एंड शिफ्ट फ्रॉम वन सब्जेक्ट टू अनदर। इसमें क्या होता है कि आइडियाज़ जैसे कोई भी कंडीशन हुई, ठीक है, वो उसे एक्सप्रेस कर रहा है, मे भी कर ले रहा है थोड़ा सा, बट फिर क्या होगा, वो मेन सब्जेक्ट से हट के कोई दूसरी बात पे चला जाएगा और कुछ और बात करने लगेगा। देन वो ऐसे ही कहीं और की बात करेगा, बट जो मेन सब्जेक्ट होगा वो कभी वो बात नहीं करेगा, वो आपको कभी डिफाइन नहीं कर पाएगा। ड्यू टू स्टिग्मेटाइजेशन अगेंस्ट पीपल लिविंग विद डिसऑर्डर। अब देखिए, हर चीज़ का स्टिग्मा सोसाइटी में बनता है, तो जो जिन लोगों को सिजोफ्रेनिया हुआ करता था तो उनके लिए भी काफ़ी स्टिग्मा बन गई कि लोग ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। सो इन 2002 द जापानीज सोसाइटी ऑफ साइकेट्रिक न्यूरोलॉजी, ठीक है, जो जापानीज सोसाइटी ऑफ साइकेट्रिक न्यूरोलॉजी थी, उन्होंने क्या किया था, चेंज द टर्म फॉर सिजोफ्रेनिया। उन्होंने सिजोफ्रेनिया के जो टर्म है उसको चेंज कर दिया था फ्रॉम माइंड स्प्लिट डिजीज़। क्योंकि इसमें आपको स्प्लिट पर्सनैलिटी हो रही तो इसको माइंड स्प्लिट डिजीज़ कहा जाता था, तो उन्होंने इंटीग्रेशन डिसऑर्डर से इसे एक्सचेंज कर दिया कि अब उसे इंटीग्रेशन डिसऑर्डर दिया जाएगा नेम टू रिड्यूस द स्टिग्मा, ताकि जो लोगों के मन में जो मिथ्स आ गए हैं वो ना रहें। देन सिजोफ्रेनिया इज अ डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्टर्बेंस for at least 6 months in the thought content and perception, affect, sense of self, volition, interpersonal relationship and psychomotor behavior। इसमें क्या है, जो सिजोफ्रेनिया एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें डिस्टर्बेंसेस होती है पेशेंट को फॉर एटलीस्ट 6 मंथ तक, उसके थॉट कंटेंट में, परसेप्शन में, थॉट फॉर्मेशन में, अफेक्ट पे, फिर वो किस हिसाब से अपने आप को सेंस ऑफ सेल्फ कर रहा है, वॉल्यूशन, उसके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, साइकोमोटर बिहेवियर, सब में चेंजेस आ जाते हैं। सिजोफ्रेनिया इज अ मेंटल डिसऑर्डर, ठीक है, मेंटल डिसऑर्डर है कैरेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मलिटीज़ इन द परसेप्शन और एक्सप्रेशन ऑफ रियलिटी। इसमें क्या है कि आप जो पेशेंट है वो आपका परसीव नहीं कर पाएगा, एबनॉर्मली परसीव करेगा चीज़ों को, या फिर रियलिटी को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। इट इज़ मोस्ट कॉमनली मैनिफेस्ट एज ऑडिटरी हेलुसिनेशन। इसमें मोस्ट कॉमनली जो है आपका ऑडिटरी हेलुसिनेशन आता है, यानी कि उसे ऐसा लगता है कि कोई उसे कुछ बोल रहा है, जबकि एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं होता है। पैरानॉइड और बिजार डिल्यूजन्स और डिसऑर्गेनाइज स्पीच एंड थिंकिंग विद सिग्निफिकेंट सोशल और ऑक्यूपेशनल डिसफंक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या है, उसको ऑडिटरी हेलुसिनेशन होगा, उसको बिजार डिल्यूजन्स होंगे, काफ़ी डिफरेंट टाइप के डिल्यूजन्स होंगे उसे, उसकी स्पीच डिसऑर्गेनाइज हो जाएगी, वो अच्छे से सोच नहीं पाएगा, तो ये सारे डिसफंक्शन उसके अंदर देखने को मिलेंगे। Schizophrenia is any group of severe mental disorder that have in common symptom। देखिए, schizophrenia क्या है, बहुत सारे ग्रुप है डिसऑर्डर का जिसमें कॉमन सिम्टम क्या होता है, हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, ब्लर्ड इमोशन और ब्लंटेड इमोशन, डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग और विड्रॉल फ्रॉम रियलिटी,
ठीक है। इट इज़ अ ब्रेन डिसऑर्डर दैट इज़ करेक्टराइज बाय बिजार मेंटल एक्सपीरियंस। इसमें क्या है, बिजार मेंटल एक्सपीरियंस होता है, जैसे कि हेलुसिनेशन और सीवियर डिक्रीमेंट इन सोशल कॉग्निटिव एंड सोशल फंक्शनिंग। ठीक है। फिर इंसिडेंस क्या है इसका, इंसिडेंसेस ऑनसेट ऑफ सिम्टम टिपिकली अकर्स इन लेट एडोलेसेंस और यंग अडल्टहुड। जो आपके सिम्टम्स होते हैं सिजोफ्रेनिया के, वो मोस्टली जो होते हैं आपके एडोलेसेंस, लेट एडोलेसेंस या फिर अर्ली अडल्टहुड में होते हैं, यानी कि आफ्टर 17 समथिंग। सिजोफ्रेनिया अकर्स इक्वली इन मेल्स एंड फीमेल्स। सिजोफ्रेनिया इक्वली मेल्स और फीमेल्स में होता है, ऑल दो टिपिकली अपीयर इन मेन। ठीक है, ये टिपिकली क्या है, पहले मेन में देखा जाता है। ठीक है। द पीक एजेस जो है आपकी 20 to 28 ईयर्स है मेल्स के लिए और 26 से 32 ईयर्स है फीमेल्स के लिए। अराउंड 1% ऑफ पॉपुलेशन इज अफेक्टेड। ठीक है, अराउंड 1% की पॉपुलेशन अफेक्ट होती है। डायग्नोसिस इज बेस्ड ऑन द पेशेंट सेल्फ रिपोर्टेड एक्सपीरियंसेस एंड ऑब्जर्व बिहेवियर। डायग्नोसिस पेशेंट के सेल्फ रिपोर्टेड एक्सपीरियंसेस पे बनता है कि उसे कैसा महसूस, मतलब जो भी उसके एक्सपीरियंसेस रहे, उसके पर्सनल एक्सपीरियंसेस और क्या बिहेवियर ऑब्जर्व किया गया। नो लेबोरेटरी टेस्ट फॉर सिजोफ्रेनिया करेंटली एग्जिस्ट। सिजोफ्रेनिया के लिए आज भी तक, अभी तक कोई लेबोरेटरी टेस्ट नहीं है। The average life expectancy of people with disorder is 10 to 12 years less than those without। ठीक है, जो आपकी इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि जिस पेशेंट को या जिस पर्सन को सिजोफ्रेनिया है, उसे उसकी एज जो होगी वो नॉर्मल पर्सन से 10 to 12 ईयर कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, ड्यू टू इंक्रीज फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम एंड अ हायर सुसाइडल रेट। क्योंकि इसमें फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है और सुसाइडल रेट्स भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो खुद उनको इतना लाइक लोग ना सोसाइटी किस तरीके से बिहेवियर रखती है, फिर इस वजह से। Social stigma has been identified as a major obstacle in the recovery of patients with schizophrenia, with a large number of people believing that individuals with schizophrenia were very likely to do something violent against others। देखिए वही है ना सोशल स्टिग्मा। सुसाइडल रेट इसी वजह से ज़्यादा है, 5% है, क्योंकि जो सोशल स्टिग्मा है उसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट रिकवर नहीं हो पाता है। क्योंकि बहुत सारे लोग ये मानते हैं ना कि सिजोफ्रेनिया है मतलब कि पेशेंट पागल है, वो कुछ भी करेगा, वो किसी को भी हार्म कर सकता है, बट सिजोफ्रेनिया में ऐसा नहीं होता इतना। देन कॉमन इन अर्बन एरियाज में ज़्यादा होता है, यानी कि शहर वाले इलाके में ज़्यादा होता है, विद दोज हु आर अनएम्प्लॉयड, पुअर और होमलेस, जिनका घर नहीं होता है, जो लोग पुअर होते हैं, अनएम्प्लॉयड होते हैं, उनमें ज़्यादा देखा जाता है। सिजोफ्रेनिक्स फॉर्म अबाउट हाफ ऑफ द पेशेंट ऑक्यूपाइंग मेंटल हॉस्पिटल बेड, यानी कि एक मेंटल हॉस्पिटल है तो उसमें हाफ ऑफ द बेड्स विल बी कवर्ड बाय द सिजोफ्रेनिक पेशेंट्स। द प्रोग्नोसिस वर्सन्स विद ईच एक्यूट एपिसोड। हर एक एक्यूट एपिसोड के बाद जो आपका प्रोग्नोसिस होता है वो ख़राब होता चला जाता है। देन इसकी टियोलॉजी में है पहला आपका बायोलॉजिकल फैक्टर यानी कि बायोकेमिकल या फिर न्यूरोकेमिकल चेंजेस। ठीक है, इंक्रीज डोपामाइन एक्टिविटी इन द मीसोलिम्बिक पाथवे ऑफ द ब्रेन इज कंसिस्टेंटली फाउंड इन सिजोफ्रेनिक इंडिविजुअल। जो आपकी डोपामाइन लेवल है या डोपामाइन एक्टिविटी कहें आप, तो वो जो बढ़ जाती है पेशेंट्स में, जो सिजोफ्रेनिया वाले पेशेंट्स होते हैं उनमें डोपामाइन की एक्टिविटी बढ़ जाती है मीसोलिम्बिक पाथवे में। ठीक है, द डोपामाइन हाइपोथेसिस posits that an excessive amount of neurotransmitter dopamine allow nerve impulses to bombard the mesolimbic pathway। देखिए जो डोपामिन हाइपोथेसिस बनी है वो क्या बताती है, जो न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन है जब उसका लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है तो उससे क्या होता है, जो नर्व इम्पल्स होती हैं वो आपकी इतनी ज़्यादा अमाउंट में मीसोलिम्बिक पाथवे में जाकर के बॉम्बार्ड हो जाती है, यानी कि वहाँ पे जाके इकट्ठा हो जाती है, टकरा जाती है। द पार्ट ऑफ ब्रेन नॉर्मली इन्वॉल्व इन अराउजल एंड मोटिवेशन। जिस मीसोलिम्बिक पाथवे जो है वो पार्ट है ब्रेन का जहाँ पर कोई भी पर्सन को अराउजल मिलता है, किसी चीज़ का मोटिवेशन मिलता है कि उसे करना चाहिए। तो जब डोपामिन एक्टिविटी बढ़ जाती है तो वहाँ पे बहुत सारे आपके नर्व इम्पल्सेस जाकर के एक साथ जाकर के बर्स्ट अप हो जाते हैं। इसमें इसकी वजह से क्या होता है, जो द नॉर्मल सेल कम्युनिकेशन इज डिस्टर्बटेड। जो आपकी नॉर्मल सेल कम्युनिकेशन होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, रिजल्टिंग इन डेवलपमेंट ऑफ हेलुसिनेशन एंड डिल्यूजन, जिसकी वजह से हेलुसिनेशन डिल्यूजन होता है पेशेंट को। नॉरएपिनेफ्रिन और सीरोटोनिन सिस्टम्स हैव ऑल्सो बीन इम्प्लीकेटेड विद द कॉजेशन ऑफ सिजोफ्रेनिया। ठीक है, जो नॉरएपिनेफ्रिन और सीरोटोनिन सिस्टम है उनके प्रोडक्शन रेट में भी अल्टरेशन आ जाते हैं, जिसकी वजह से सिजोफ्रेनिया होता है। बट मेन आपका डोपामिन सिंथेसिस होता है।
देन एंडोक्राइन फैक्टर्स में क्या है, चेंजेस जो आपके चेंजेस इन प्रोलैक्टिन में चेंजेस आ रहे हैं, मेलेटोनिन में, या फिर थायराइड फंक्शन में चेंजेस आ रहे हैं, तो उसकी वजह से भी अब सिजोफ्रेनिया देखा जाता है। ब्रेन स्ट्रक्चरल चेंजेस, ब्रेन के स्ट्रक्चर में चेंजेस है, सीटी स्कैन, एमआरआई एंड पोस्टमार्टम स्टडीज़ ने ये शो किया है दैट डिक्रीज वॉल्यूम एंड डेंसिटी लिम्बिक एंड फ्रंटल एरियाज इन सिजोफ्रेनिक पेशेंट। जो सीटी एमआरआई पोस्टमार्टम स्टडीज़ हुई हैं उसमें ये दिखाया गया है कि जो सिजोफ्रेनिक पेशेंट होता है उनका लिम्बिक और फ्रंटल एरिया जो होता है उसमें वॉल्यूम और डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। अदर मेडिकल इमेजिंग स्टडीज़ हैव ऑल्सो रिवील्ड वेरियस फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एनोमलीज इन सम पेशेंट। बाकी जो दूसरी मेडिकल इमेजिंग है, स्टडीज़ है, उसमें भी ये शो किया गया है कि जो सिजोफ्रेनिक पेशेंट होते हैं उनमें काफ़ी फिजिकल और फिजियोलॉजिक एनोमलीज पाई गई हैं। अदर रिसर्च हैज़ फोकस्ड ऑन मिस टाइमिंग ऑफ न्यूरल रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई इन द ब्रेन। और बाकी जो रिसर्च हुई है उसमें यही आया गया है कि जो न्यूरल रिस्पॉन्स है उसकी मिस टाइमिंग कैसे हुई है, जैसे कि ब्रेन को स्टिमुलाई मिला और कैसे मिस टाइमिंग हुई कि वो उस टाइम पे न्यूरोट्रांसमीटर एक्ट नहीं कर पाए। देन प्रीनेटल में क्या है, कॉजल फैक्टर्स आर थॉट टू इनिशियली कम टुगेदर इन अर्ली न्यूरो डेवलपमेंटल टू इंक्रीज द रिस्क ऑफ लेटर डेवलपिंग सिजोफ्रेनिया। ठीक है, इसमें क्या देखा गया, जो कॉजल फैक्टर है वो सबसे पहले आए हैं न्यूरो डेवलपमेंटल स्टेज के टाइम पे, ताकि जिसकी वजह से जो आपका सिजोफ्रेनिया का रिस्क है वो बढ़ चुका है। वन क्यूरियस फाइंडिंग इज दैट पीपल डायग्नोज विद सिजोफ्रेनिया मोर लाइकली टू हैव बीन बॉर्न इन विंटर स्प्रिंग। और एक क्यूरियस डायग्नोसिस ये निकल के है कि जो पेशेंट जिनको सिजोफ्रेनिया होता है वो मोस्टली आपके विंटर या फिर स्प्रिंग में ही पैदा होते हैं। ठीक है, एटलीस्ट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। देन देर इज़ नाउ एविडेंस दैट प्रीनेटल एक्सपोजर टू इन्फेक्शन, जैसे कि अभी एविडेंस है कि जो प्रीनेटल एक्सपोजर है इन्फेक्शन, जैसे प्रीनेटल एक्सपोजर जैसे इन्फ्लुएंजा, जैसे सेकेंड ट्राइमेस्टर में बेबी है और वो इन्फ्लुएंजा से उसकी मदर को एक्सपोजर हो रहा है, इंक्रीज द रिस्क फॉर डेवलपिंग सिजोफ्रेनिया इन लेटर लाइफ, जिसकी वजह से क्या होता है कि लेटर लाइफ में सिजोफ्रेनिया डेवलप होने के काफ़ी चांसेस हो जाते हैं। प्रोवाइडिंग एडिशनल एविडेंस फॉर अ लिंक बिटवीन, क्योंकि इसमें क्या है, लिंक बिटवीन यूटेरो डेवलपमेंटल पैथोलॉजी एंड रिस्क ऑफ डेवलपिंग कंडीशन के बीच में एक काफ़ी एडिशनल एविडेंस, एक लिंक पाया गया है कि आपका यूटेरो डेवलपमेंट पैथोलॉजी और वो कैसी है, और उस बेसिस पे जब वो डिजीज़ कंडीशन से का बेबी रिस्क आ रहा है, एक्सपोजर आ रहा है, तो कैसे डेवलप होगी डिजीज़, देयर इज़ अ लिंक कि इन्फेक्शन और बेबी इन द वॉम काफ़ी कनेक्शन होता है। अदर गेस्टेशनल एंड बर्थ कॉम्प्लिकेशन, दूसरे जो कुछ गेस्टेशनल और बर्थ कॉम्प्लिकेशन है, जैसे कि RH फैक्टर इनकम्पैटिबिलिटी आता है इसमें, एज वेल एज प्री नेटल न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज आ गए, डेफिशिएंसी है पेशेंट को, ठीक है, हैव ऑल्सो बीन एसोसिएटेड विद सिजोफ्रेनिया, तो इसकी वजह से भी सिजोफ्रेनिया होने के चांसेस रहते हैं। देन वाइटामिन डेफिशिएंसी, द वाइटामिन डेफिशिएंसी थ्योरी सजेस्ट दैट पर्सन, यानी कि वाइटामिन डेफिशिएंसी थ्योरी क्या बताती है कि जिन पर्सन्स में विटामिन B1, B6 एंड B12 और वाइटामिन C इनकी अगर डेफिशिएंसी है तो उनको सिजोफ्रेनिक होने के काफ़ी चांसेस होते हैं। जेनेटिक्स, it has been noted that closer the biological relationship between individual and a person considered to be schizophrenic, the greater the disorder। ठीक है, कि जो इंडिविजुअल है यानी कि जेनेटिक है ये चीज़ कि अगर फैमिली में कभी किसी को है तो सिजोफ्रेनिया इन जनरेशन भी वो आ जाती है। ठीक है, दिस इज़ बेस्ड, ये फैमिली स्टडी का डेटा उस पर बेस्ड होता है कि कभी किसी को रहा है तो होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, फैमिली स्टडीज़ में अब आता है आपका अ चाइल्ड बॉर्न विद वन सिजोफ्रेनिक पेरेंट, अगर पेरेंट्स हैं उनमें से किसी एक पेरेंट को सिजोफ्रेनिया बेबी अगर हुआ है उनका, तब तो देर इज़ अबाउट 50% चांस ऑफ डेवलपिंग सिजोफ्रेनिया, तो बच्चे में भी 50% चांसेस होते हैं कि उसे सिजोफ्रेनिया होगा। इट इज़ 100% इफ़ बोथ पेरेंट आर सिजोफ्रेनिक, और ये 100% कब है, जब दोनों पेशेंट सिजोफ्रेनिक है तो बेबी को 100% सिजोफ्रेनिया होगा। देयर इज़ 50% ऑफ चांस ऑफ डेवलपिंग अ कंडीशन व्हेन अ सिबलिंग इज सिजोफ्रेनिक। 50% चांस होते हैं कब, जब एक सिबलिंग हो आपका सिजोफ्रेनिक है, दैट इज़ नॉन ट्विन सिबलिंग्स। ठीक है, सेकेंड डिग्री रिलेटिव्स जो हैं आपके, उनकी वजह से 25% चांसेस होते हैं। एंड व्हेन देयर इज़ नो रिलेटिव इज़ अफेक्टेड विद द इलनेस, द चांसेस आर 2 to 3%। तो जब कोई रिलेटिव अफेक्ट नहीं होता है तो 2 to 3% के चांस होते हैं फैमिली मेम्बर के कंडीशन को डेवलप करने के। ठीक है, देन
ट्विन एंड एडॉप्शन स्टडीज़, इसमें क्या है, जो ट्विन स्टडीज़ एंड एडॉप्शन स्टडीज़ हैव सजेस्टेड अ हाई level of heritability, the proportion of variation between individual in the population that is influenced by genetic factor। जो ट्विन स्टडीज़ और अडॉप्शन स्टडीज़ है उसमें ये दिखाया गया है कि उसमें क्या आता है, अ हायर लेवल ऑफ हेरिटेबिलिटी, यानी कि जो जितना जेनेटिक फैक्टर्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दी स्टडीज़, इफ़ वन ऑफ द, जैसे मोनोजाइगोटिक ट्विन है यानी कि आइडेंटिकल ट्विन है, वो अगर सिजोफ्रेनिया उनमें से एक को हो रहा है तो दूसरे को 100% चांस होंगे मोनोजाइगोटिक की कंडीशन में, ठीक है। और जो डाइजाइगोटिक की कंडीशन होती है यानी कि नॉन आइडेंटिकल ट्विन होते हैं, 50% चांस होते हैं कि अगर डाइजाइगोटिक ट्विन है तो उसमें से एक को हुआ है तो देयर इज चांसेस कि दूसरे को ना हो, बट अगर वो मोनोजाइगोटिक है तो उन दोनों का होगा। फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, ठीक है, कुछ कि पर्सन अगर स्ट्रेस में रह रहा है, वो उसके कम्युनिकेशन फैक्टर्स गुड नहीं हैं, ठीक है, उसका एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, तो होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। पर्सनैलिटी ट्रेट, पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंडिविजुअल, जैसे कि विड्रॉन, कहीं से विड्रॉ हो गया है, वो अपने आप ही नई लोगों में जा रहा है, एक्सट्रीम क्वाइटनेस, वो काफ़ी ज़्यादा शांत रहता है, शाइनेस, नहीं बात करता है, शर्माता है, हाईली डिपेंडेंट, वो दूसरों पे ज़्यादा डिपेंडेंट है, ज़्यादा ओबीडियंट है, उसके टेम्पर टैंट्रम्स, उससे काफ़ी गुस्सा आता है, वो तोड़ फोड़ करता है गुस्से में, एंड ऑलवेज लुकिंग सैड एंड मिजरेबल, जो कि और वो हमेशा सैड दिखता है, मिजरेबल दिखता है, ठीक है। इज़ अ रेसिपी फॉर सिजोफ्रेनिया, यानी कि ये सारे पर्सनैलिटी ट्रेट्स की वजह से सिजोफ्रेनिया बनता है। फिर कॉग्निटिव बायसेस, ठीक है, दैट हैव बीन आइडेंटिफाइड इन दोज विद डायग्नोसिस और दोज एट रिस्क स्पेशली व्हेन अंडर स्ट्रेस और इन कन्फ्यूजिंग सिचुएशंस, ठीक है। जो कॉग्निटिव बायसेस है उसमें क्या आइडेंटिफाई हुआ है कि जो पर्सन है जिनको डायग्नोसिस हुआ है या जो रिस्क पे हैं, स्पेशली जब वो ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, कन्फ्यूजिंग सिचुएशन में होते हैं, तो उनमें क्या चीज़ें होती हैं, फर्स्ट इज एक्सेसिव अटेंशन टू पोटेंशियल थ्रेट, वो जो पोटेंशियल थ्रेट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा उस पर अटेंशन देते हैं कि जिससे उन्हें हार्म हो सकता है। जंपिंग टू कंक्लूजन, वो डायरेक्टली कंक्लूजन पे आते हैं, नहीं ये चीज़ अच्छी नहीं है, ऐसे नहीं है, वो जानते नहीं है उस बारे में। मेकिंग एक्सटर्नल एट्रीब्यूशंस को एक्सटर्नल एट्रीब्यूशंस बनाते हैं। इम्पेयर्ड रीजनिंग अबाउट सोशल सिचुएशन एंड मेंटल स्टेट, अब क्या है, सोशल सिचुएशंस और मेंटल स्टेट के बारे में उनकी इम्पेयर्ड रीजनिंग हो जाती है, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता है, ठीक है। डिफ़िकल्टी डिस्टिंग्विशिंग इनर स्पीच फ्रॉम स्पीच एक्सटर्नल सोर्सेज, ठीक है, वो क्या करते हैं, अपनी इनर स्पीच को नॉर्मल स्पीच से और डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि हम ऐसा होता है कि कोई बातें बाहर बोलते हैं, कोई बात अपने मन में बोलते हैं, तो उन्हें ये डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाता कि वो कौन सी बात अपने मन में बोल रहे हैं और कौन सी बात बाहर बोल रहे हैं, ठीक है। एंड डिफ़िकल्टीज़ विद अर्ली विजुअल प्रोसेसिंग, उनको दिखने में भी प्रॉब्लम हो जाती है और वो कंसंट्रेशन भी नहीं रख पाते हैं। देन सम कॉग्निटिव फीचर्स में रिफ्लेक्ट ग्लोबल कॉग्निटिव डेफिसिट इन मेमोरी, और कुछ कॉग्निटिव फीचर्स ऐसे होते हैं जो ग्लोबल कॉग्निटिव डेफिसिट इन मेमोरी आपको दिखाएंगे, मतलब कि ग्लोबली वो मेमोरी डेफिसिट हो जाएगा, टेंशन नहीं देगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कम हो जाएगी, एग्जीक्यूटिव फंक्शन या सोशल कॉग्निशन कम हो जाएगा, वाइल अदर्स में भी रिलेटेड टू पार्टिकुलर इशू एंड एक्सपीरियंसेस, और बाकी कुछ तो ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ पार्टिकुलर इशू या एक्सपीरियंस पे रिलेटेड होते हैं, बट ये ग्लोबल फैक्टर्स है, यानी कि ये सब में होगा ही होगा। फिर आता है आपका इन्वायरमेंटल सोशल फैक्टर, इसमें सबसे पहला रिक्रिएशनल ड्रग एब्यूज़, इसमें क्या, ऑल्दो हाफ ऑफ ऑल पेशेंट विद सिजोफ्रेनिया यूज़, मतलब जैसे अगर 100 पीपल को अगर सिजोफ्रेनिया है तो ऑलमोस्ट उसमें से 50 जो होंगे वो ड्रग्स को यूज़ करते होंगे या अल्कोहल को। अ क्लियर कैजुअल कनेक्शन बिटवीन ड्रग यूज एंड सिजोफ्रेनिया हैज़ बिन डिफ़िकल्ट टू प्रूव, अब एक क्लियर कनेक्शन तो कभी प्रूव नहीं हो पाया आज तक की है, बट वो यूज़ करते हैं तो उस वजह से होने के चांसेस को इंक्लूड किया गया है। द टू मोस्ट ऑफन यूज एक्सप्लेनेशन फॉर दिस, तो इसके लिए दो ज़्यादातर यूज़ किए जाने वाले एक्सप्लेनेशंस हैं, जो कि पहला है सब्सटेंस यूज़ कॉजेज सिजोफ्रेनिया, सब्सटेंस यूज़ की वजह से सिजोफ्रेनिया है, सब्सटेंस यूज इज़ अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ सिजोफ्रेनिया, या फिर सिजोफ्रेनिया की वजह से वो ये यूज़ कर रहे हैं, एंड दे बोथ में भी करेक्ट, और ये दोनों सही हो सकते हैं। देन चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस ऑफ एब्यूज़ और ट्रॉमा, अगर पेशेंट को कभी जो पर्सन है उसको कभी अब्यूज़ मिला है, मतलब अब्यूज़िव रहा है उसका चाइल्डहुड, और ट्रॉमा वगैरह उसे कभी कुछ हुआ है तो उनको भी सिजोफ्रेनिया होने के चांसेस होते हैं इन लेटर लाइफ। पेरेंटिंग इज़ नॉट हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर सिजोफ्रेनिया बट नॉट सपोर्टिव डिसफंक्शनल रिलेशनशिप में कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज, यानी कि पेरेंटिंग को नहीं उस पर बोला जाता है कि उन्हें ऐसे परवरिश की है, बट जो अनसपोर्टिव डिसफंक्शनल रिलेशनशिप है कि वो सपोर्ट नहीं करते अपने बच्चों को, उन्हें कभी समझते नहीं है, तो उनके लड़ाई झगड़े ज़्यादा रहते हैं, तो इस वजह से सिजोफ्रेनिया होने के एक रिस्क फैक्टर बन जाता है।
देन सोशल लिविंग इन, अब जैसे अर्बन इन्वायरमेंट में रह रहा है, ठीक है, तो उसके ज़्यादा चांसेस होता है सिजोफ्रेनिया होने के। तो सोशल डिसएडवांटेज क्या है? पॉवर्टी, गरीब है बंदा। माइग्रेशन रिलेटेड टू सोशल एडवर्सिटी, कि अब सोशल एडवर्सिटी की वजह से वो माइग्रेट कर रहा है, अलग अलग जगह जा रहा है। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, फैमिली डिसफंक्शन हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट, पुअर हाउसिंग कंडीशन, ये सारी कंडीशन की वजह से सिजोफ्रेनिया होने के चांसेस होते हैं। फिर डेवलपमेंटल फैक्टर्स, जैसे कि कॉम्प्लिकेशन ऑफ फीटस, जैसे जब प्रेगनेंसी के टाइम पे कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं फीटस डेवलपमेंट में, जिसकी वजह से क्या होता है, मैलन्यूट्रिशन हो गया, या मैटरनल ड्रग यूज़, अल्कोहलिज्म, की मदर अल्कोहल यूज़ करी, ड्रग यूज़ करी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एस्फाइसिया हो गया, इन्फेक्शंस हो गए, फोर्सिप डिलीवरी वगैरह, इन सब के वजह से चांसेस होते हैं। देन देर इज डबल बाइंड थ्योरी। डबल बाइंड थ्योरी क्या है? सिजोफ्रेनियस कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एबनॉर्मल पैटर्न्स इन फैमिली कम्युनिकेशन, और अ पर्सन इज गिवन म्यूचुअली कॉन्ट्राइंडिकेटरी सिग्नल बाय अनदर पर्सन। तो डबल बाइंड थ्योरी में क्या है, जो सिजोफ्रेनिया है उसका कहना है कि जो सिजोफ्रेनिया है वो एबनॉर्मल फैमिली कम्युनिकेशन का एक कॉन्सिक्वेंस है, रिजल्ट है, कि फैमिली में अच्छी कम्युनिकेशन नहीं बन रहे, या फिर एक पर्सन जो है उसे कॉन्ट्राइंडिकेटरी सिग्नल मिल रहे हैं अदर पर्सन से, यानी कि उसके अगेंस्ट ही पर्सन को बिहेवियर मिल रहे हैं, तो दैट इज डबल बाइंड थ्योरी। द एसेंशियल हाइपोथेसिस of double bind theory is that the victim, the person who becomes psychotically unwell, find himself self in the communicational matrix in which messages contraindicate each other, and the contraindication is not be कम्युनिकेटेड ऑन, एंड अनवेल पर्सन इज़ नॉट एबल टू लीव द फील्ड ऑफ इंटरेक्शन। ठीक है, इसके अंदर क्या है, इसकी जो हाइपोथेसिस बनी है इसकी, वो ये बोलती है जो विक्टिम है, यानी कि जो पर्सन है जिसको जो साइकोटिकली अनवेल हो गया है या जिसको सिजोफ्रेनिया डायग्नोज हुआ है, वो क्या करता है, अपने आप को एक एक कम्युनिकेशनल मैट्रिक्स में फंसा हुआ पाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि उसको मैसेजेस ऐसे मिलते हैं जो एक दूसरे के अपोजिट होता है, वो कि वो उसको ऐसे कॉन्ट्राइंडिकेशन सामने वाले पर्सन से इतना अपोजिट बिहेवियर मिलता है कि जिसके बारे में वो बात भी नहीं कर सकता उससे कि आप ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो, और ना ही उस फील्ड से बाहर जा सकता है। फिर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर, प्रोग्नोसिस इंडिकेट द लाइकलीहुड ऑफ रिकवरी फ्रॉम डिजीज़। प्रोग्नोसिस का मतलब क्या होता है कि पेशेंट रिकवरी कैसे कर पाएगा, किन फैक्टर्स की वजह से वो इजीली डिजीज से रिकवर हो पाएगा। तो फैक्टर्स जो आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गुड प्रोग्नोस्टिक आउटकम, जो गुड प्रोग्नोस्टिक आउटकम्स के लिए फैक्टर है, सबसे पहला एज ऑफ द पेशेंट, कि पेशेंट की एज क्या है। द ओल्डर द पेशेंट द मोर फेवरेबल द प्रोग्नोसिस, जैसे जैसे पेशेंट जितना ओल्ड होगा उसका प्रोग्नोसिस उतना अच्छा होगा। ड्यूरेशन ऑफ इलनेस, द शॉर्टर द ड्यूरेशन प्रायर टू ट्रीटमेंट द बेटर द आउटकम, जैसे कि उसको सिजोफ्रेनिया हुआ है और तो अभी कुछ ही टाइम हुआ है तो वो जल्दी रिकवर हो जाएगा, प्रोग्नोसिस अच्छा होगा। रैपिडिटी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सिम्टम, सरप्राइजिंगली इट हैज बीन फाउंड दैट द मोर स्पीडली द सिम्टम डेवलप द फास्टर द रिस्पॉन्ड टू ट्रीटमेंट। ठीक है, कि ये देखा गया है सरप्राइजिंगली कि जितने जल्दी सिम्टम आते हैं ना पेशेंट में, बहुत सारे, तो वो उतनी जल्दी ट्रीट हो जाते हैं। अ वेरी स्लो एंड सीरियस और ग्रेजुअल ऑनसेट, तो जब डिजीज़, क्योंकि कभी कभी हमारे सिम्टम बहुत जल्दी शो हो जाते हैं किसी में और किसी में नहीं होते, तो जिनमें जल्दी शो हो जाते हैं सारे सिम्टम वो जल्दी ठीक हो जाते हैं, बट जिनमें धीरे धीरे आते हैं वो पेशेंट जल्दी, उनका प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं होता है। देन पेशेंट हु हैज़ क्लोज फ्रेंडशिप्स and multiple relationship prior to illness has a brighter chance with new or no such relationships। ठीक है, तो जो पेशेंट है उसके पहले काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप्स रहे या मल्टीपल रिलेशनशिप्स रहे इलनेस से पहले, तो उसके पास क्या, उसका क्या होता है चांसेस कि वो नए रिलेशनशिप्स नहीं बनाएगा तो नई बीमारियों में नहीं पड़ता है। लाइफ स्ट्रेस प्रायर टू ऑनसेट, ठीक है, एन एपिसोड बॉट ऑन बाय अ मेजर इन आइडेंटिफिएबल लाइफ स्ट्रेस विल रिस्पॉन्ड मोर क्विकली दैन एपिसोड विदाउट एनी ऑब्वियस कॉज। ठीक है, अगर पेशेंट की जैसे स्ट्रेस की वजह से सिजोफ्रेनिया होता है, तो अगर पेशेंट की लाइफ में कोई स्ट्रेस फैक्टर है तो हम क्या करेंगे कि अगर उस डिस फैक्टर को ट्रीट कर देते हैं तो वो ठीक हो जाता है, और जो कोई बिना किसी एक ऑब्वियस कॉज की वजह से बनता है सिजोफ्रेनिया, तो वो ट्रीट करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो उसका प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं होता है। मैरिटल हिस्ट्री, पेशेंट विथ स्टेबल एंड हेल्पफुल मैरिटल पार्टनर हैज़ अ फेवरेबल प्रोग्नोसिस एज कम्पेयर टू अनमैरिड पेशेंट। अब पेशेंट है उसकी मैरिड है, उसका पार्टनर काफ़ी स्टेबल है, अच्छा है, हेल्पफुल है, तो वो इजीली उसका रिकवर होने में हेल्प करेगा, तो उनका प्रोग्नोसिस अच्छा होगा रादर देन अनमैरिड जिसके पास कोई पार्टनर नहीं है। एजुकेशनल हिस्ट्री में क्या था, हायर द लेवल ऑफ एजुकेशन। ठीक है, जैसे बंदा ज़्यादा, जो का पेशेंट है वो अगर ज़्यादा एजुकेटेड है तो उसके ज़्यादा चांसेस होंगे कि वो जल्दी से रिकवर हो जाएगा।
Then occupational history, the patient with good stable occupation or business prior to onset of illness will respond better than patient who is jobless. अब देखिए अगर कोई पेशेंट है वो उसका उसका बहुत अच्छी ऑक्यूपेशन है, उसके पास जॉब है या कोई बिजनेस वगैरह है, ठीक है, तो वो पेशेंट जो है उसका प्रोग्नोसिस अच्छा होगा, वो अच्छे से रिकवर कर लेगा, जल्दी रिकवर कर लेगा रेदर देन अ जॉबलेस पर्सन. फिर फैमिलीज एटीट्यूड टुवर्ड द रिटर्निंग पेशेंट, ठीक है, कि फैमिली कैसा रिस्पॉन्ड कर रही है. हॉस्टाइल बिहेवियर बाय द फैमिली मेम्बर और वाइस वर्सा एक्सेसिव केयर एंड अटेंशन बाय देम कैन अंडरमाइन द पेशेंट सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस एंड हैम्पर रिकवरी. अब जो पेशेंट है उसके फैमिली मेम्बर्स हैं या उसके फ्रेंड्स वगैरह नेबरहुड वगैरह कोई भी हैं, तो अगर वो उसको अच्छी केयर दे रहे हैं या अटेंशन दे रहे हैं तो उससे क्या होगा, पेशेंट का सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और रिकवरी अच्छे से होगी. सोशल सपोर्ट सिस्टम, इसमें क्या है, द पेशेंट विद अ जॉइंट फैमिली, जिस पेशेंट की जॉइंट फैमिली होती है एंड अ स्टॉन्च सर्कल ऑफ फ्रेंड्स हु आर रेडी लैंड अ हेल्पिंग हैंड, और ऐसा सर्कल होता है जिसमें जो फ्रेंड्स होते हैं वो उसके हेल्पिंग हैंड होता है, मीन्स कभी भी हेल्प करने को तैयार हो जाते हैं, इज़ मच बेटर ऑफ देन अ लोन मैन एफ्लिक्टेड विद डिजीज़. ठीक है, कि यानी कि जिसके जॉइंट फैमिली है, अच्छे फ्रेंड्स हैं, एनी टाइम रेडी टू हेल्प है वाले पेशेंट के फ्रेंड्स हैं, तो वो इजीली अच्छे से रिकवर कर जाता है, उसका प्रोग्नोसिस अच्छा होता है रैदर देन कि लोन मैन जो उसको जिसके रिलेटिव्स भी अच्छे नहीं हैं, बहुत दूर हैं, ना फ्रेंड्स हैं. ठीक है. ऑर्गेनिक ब्रेन डैमेज, इसमें कहते हैं प्रेजेंस ऑफ कंकरेंट ऑब्वियस ब्रेन डैमेज, जैसे कि मेंटल रिटार्डेशन है, एपिलेप्सी है, हेड इंजरी है, हिंडर्स द फाइनल एडिक्वेट रिकवरी फ्रॉम सिजोफ्रेनिया. तो इसकी वजह से क्या होता है, सिजोफ्रेनिया से प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं आता है, वो अच्छे से रिकवर नहीं कर पाता है. देन प्रोग्नोस्टिक फैक्टर में आता है आपका हाउएवर फैक्टर्स विच में इंडिकेट पुअर और बैड प्रोग्नोसिस. अब कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो पुअर प्रोग्नोसिस दिखाते हैं. पहला है कि अर्लियर एज ऑफ ऑनसेट, बहुत जल्दी अकर हो गया, बीइंग अ मेल, आप मेल हो, हायर नंबर ऑफ नेगेटिव सिम्टम्स ज़्यादा हैं, फैमिली हिस्ट्री ऑफ सिजोफ्रेनिया है, लो लेवल फंक्शनिंग है, पहले ही डिजीज़ से पहले भी आपकी लो लेवल फंक्शनिंग थी, तो वो पेशेंट्स भी जल्दी रिकवर नहीं हो पाते हैं. पुअर और सपोर्ट सिस्टम की कोई सिस्टम ही नहीं है, सपोर्ट सिस्टम नहीं है. हिस्ट्री ऑफ सब्सटेंस अब्यूज़ की हिस्ट्री है. देन रिस्क फैक्टर्स सर्टेन रिस्क फैक्टर्स सीम टू इंक्रीज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग और ट्रिगरिंग सिजोफ्रेनिया. कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो रिस्क बढ़ा देते हैं सिजोफ्रेनिया का. उसमें आता है हैविंग अ फैमिली हिस्ट्री, अगर फैमिली हिस्ट्री है तो, exposure to virus toxin और malnutrition while in the womb particularly in the first और second trimester. अगर बेबी है वो फर्स्ट और सेकेंड ट्राइमेस्टर में है तो उसको अगर कभी वो वायरस एक्सपोजर हो या टॉक्सिन से या malnutrition से अगर वो वोम में है तो काफ़ी चांसेस होते हैं. स्ट्रेसफुल लाइफ सर्कमस्टांसेस हैं, स्ट्रेसफुल लाइफ है उसकी, ओल्ड पैटर्नल एज है, ठीक है, उसके माँ बाप काफ़ी ज़्यादा बूढ़े हैं, टेकिंग साइको एक्टिव ड्रग्स ड्यूरिंग एडोलेसेंस एंड यंग एडल्ट. अगर उसने अपनी यंग एडल्टहुड या लेट एडोलेसेंस के टाइम पे साइको एक्टिव ड्रग्स लिए तो होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं. सो थैंक यू सो मच गाइस, होप यू ऑल लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल, स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज़ एंड the rest of the part will be covered in our next portion of the video.